नमस्कार, चुनाव अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। नवंबर के महीने में महाराष्ट्र का सियासी पारा काफी हाई हो चुका है। चुनाव की गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि नेताओं की जुबान भी अब फिसलने लगी है, पिघलने लगी। दूसरे एक दूसरे पर आरोप के तीर छोड़ते वक्त नेता मर्यादा भी लांघ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे ने महाराष्ट्र का सियासी माहौल बदल दिया है। दूसरे नेताओं की जुबान भी अब बिगड़ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने योगी की वेशभूषा पर सवाल खड़े करके उनकी तुलना आतंकवादी से की। इधर वोट जिहाद का मुद्दा उठाते हुए देवेंद्र फडणवीस की जुबान भी फिसल गई। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा तो ओवैसी ने भी पलटकर उन्हीं की भाषा में जवाब दे दिया। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने भी बीजेपी को अपशब्द कह डाले। सवाल यह है कि चुनाव के वक्त नेता भाषा की मर्यादा क्यों लांघ लेते हैं? क्या इससे उन्हें फायदा होता है? आज चुनाव अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। कटोगे तो कटोगे, गिरवा कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो। कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। आप बीजेपी को कुत्ता बनाने का समय आ गया है। चुनाव नजदीक आते आते महाराष्ट्र की फिजा इतनी खराब हो जाएगी ये किसी ने नहीं सोचा था। चुनाव के दौरान नेताओं का एक दूसरे पर हमले करना आम बात है, लेकिन जुबान कड़वी हो जाए तो चिंता की बात है। अभी तक चुनाव में बटने कटने एक और सेफ रहने की बातें हो रही थी। योगी आदित्यनाथ के इस नारे से विपक्षी पार्टियां बैकफुट पर जाती दिखाई दे रही थी। ऐसे में विपक्षी नेताओं की जुबान भी लड़खड़ाने लगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने योगी की वेशभूषा को लेकर अटैक किया और उनकी तुलना आतंकवादी से कर दी, लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर था। बिगड़ी जुबान का असली रूप तो देवेंद्र फडणवीस और असदुद्दीन ओवैसी के बीच देखने को मिला। यहाँ पर आकर औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है। मैं बता देना चाहता हूँ, भारत का जो सच्चा मुसलमान है वो भी औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। अरे औरंगजेब तो आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था। इसलिए सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। अरे देवेंद्र, तू अयोध्या की सीट तेरी पार्टी हार गई, कौन सा तेरा जिहाद था वहां पे? बोल, कैसा हार गए तुम लोग वहां पे? कौन हराया तुमको वहां पे? तुम लोग यहां पर हार गए, मुंबई में कई सीट तुम हार गए। वो क्या था बोलो? मगर वो मकसद क्या है बीजेपी का? इनको डराओ। 75 साल पहले भी ऐसा डराया जाता था, अब वही चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको डराओ। सुन लो देवेंद्र फडणवीस, तुम्हारे मोदी अमित शाह के ये जुमलों से हम डरने वाले नहीं हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे चुनाव में नेताओं के बिगड़े बोल ही वोट दिलाएंगे, इसीलिए नेता दूसरी पार्टियों के बारे में अपशब्द कहने से नहीं चूक रहे। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने भी बीजेपी के बारे में कुछ ऐसा ही कह दिया। क्या अकोला जिले के ओबीसी के लोग आप बीजेपी को वोट करोगे जो तुमको कुत्ता बोलते हैं? आप बीजेपी को कुत्ता बनाने का समय आ गया है। बीजेपी को कुत्ता बनाने का समय आ गया है। नाना पटोले के बयान को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस की मानसिकता पर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को टेम करना चाहते हैं एज डॉग्स, मतलब कुत्तों के समान प्रयोग किया है शब्द का। ये कांग्रेस पार्टी की इमरजेंसी माइंडसेट दिखाता है कि वो किसी भी अपने विरोधी को टेम करना चाहती है, उसको नियंत्रण में लाना चाहती है, उस पर केसेस करना चाहती है, उसकी आवाज बंद करना चाहती है। महाराष्ट्र चुनाव की शुरुआत में उद्धव की शिवसेना के नेता अरविंद सावंत ने शाहीन एनसी पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिससे चुनावी माहौल काफी गर्मा गया था। सवाल यह है कि चुनाव के दौरान नेता भड़काऊ बयान या विवादित टिप्पणियां क्यों करते हैं? क्या ऐसे बयान चुनाव में जीत की गारंटी होते हैं? बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे क्या वोटों का ध्रुवीकरण कर पाएंगे? और ऐसे ओछे बयानों पर चुनाव आयोग कुछ कर सकता है क्या? चलिए, भाषा की मर्यादा काफ़ी हद तक आगे पीछे होती हुई दिखाई दे रही है। वो शब्द जो वहाँ कहे, शायद पता नहीं, डिबेट में आएंगे, हम बात करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन ये तो है कि चुनाव का कुछ गर्मी इतनी बढ़ जाती है, राजनीतिक गर्मी की
जुबान जो है वो फिसलने नहीं पिघलने लगती है। बहरहाल आज चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता राजीव पांडे, कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत, वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह और राजनीतिक विश्लेषक सौरभ दुबे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो राजीव जी आपसे ही शुरुआत करता हूं। कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, कल एक अलग तरीके की चर्चा थी, चुनाव में नारे और उनकी मर्यादा, वो एक डिफरेंट चर्चा थी, उस पर बहुत बात हो सकती थी। लेकिन ये आज की चर्चा ना, मतलब मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है ये चर्चा करते वक्त। मैं चलिए, चूंकि अब बीजेपी से देवेंद्र फडणवीस और सारे ही नेता हैं, क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या एआईएम, कोई और दूसरी पार्टी, लेकिन क्या जरूरत थी देवेंद्र जी को इस तरह की भाषा का प्रयोग करने की? देखिए विपिन जी, महाराष्ट्र में जो ये औरंगजेब एक इमोशनल इश्यू है। औरंगजेब जिस प्रकार की प्रवृत्ति का व्यक्ति था, महाराष्ट्र की जनता में आपको एक व्यक्ति भी नहीं मिलेगा जो औरंगजेब के महिमा मंडन का समर्थन कर सकता है, क्योंकि औरंगजेब वही व्यक्ति है जिन्होंने संभाजी राजे को मुसलमान बनाने की कोशिश की, और जब वो नहीं माने तो संभाजी राजे को जिस तरीके से उनकी निर्मम हत्या हुई, और जिस तरीके से हत्या, तो लड़ने के लिए गए थे संभाजी राजे, छत्रपति संभाजी राजे लड़ने गए थे, लेकिन जिस तरीके से उनको पकड़ करके और जिस तरीके से किया गया, इसके कारण से औरंगजेब एक हेट फिगर है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आप औरंगजेब का नाम लेते ही मुंह में कसेला स्वाद आता है, क्योंकि उसकी जैसी प्रवृत्ति रही थी। महाराष्ट्र में कुछ लोग हैं जो जानबूझ करके इस इशू को उठाना चाहते हैं। आपको याद होगा कि जब सरकार थी माननीय उद्धव साहब ठाकरे जी की, तो किस प्रकार से औरंगजेब का जो औरंगाबाद में जो आज संभाजी नगर है, उसमें उन्होंने इस विषय को उठाने की कोशिश। पर राजीव जी यहाँ पर मामला ना औरंगजेब का है ही नहीं। औरंगजेब को आप बोल सकते हैं, लेकिन औरंगजेब के बाद जो उन्होंने पंक्तियों का इस्तेमाल कर लिया ना, वो पूरी चीज को बिगाड़ देता। आप अपनी आइडियोलॉजी से चले, औरंगजेब को डिस्क्राइब करें, लेकिन उसके बाद के जो शब्द हैं वो बिना उन चीजों के भी बोले जा सकते थे। नहीं, देखिए विपिन जी, आप जो कह रहे हैं, लेकिन मैंने इसीलिए कहा ना कि ये अगर आप यहाँ पर ये बात करेंगे तो लोग, एक आपको मैं बताऊं, महाराष्ट्र में बाला साहेब ठाकरे जब भाषण देते थे ना, तो उनके लैंग्वेज को ठाकरी लैंग्वेज कहा जाता था। भले ही आज उद्धव जी हैं, बाला साहेब तो हमारे साथ है, शिवसेना के साथ है वो, तो बाला साहेब तो हमारे दैवत पुरुष है। तो बाला साहेब जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करते थे सोनिया जी के लिए, वो अगर आप नॉर्थ में करेंगे ना तो बहुत खराब माना जाता है। अगर मैं खुद बिहार से हूं, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में मैं रहता हूं, मुंबई में रहता हूं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस और मुंबई में, लेकिन यहां पर एक लैंग्वेज का है एक फ्लेयर। बाला साहेब ठाकरे जो वर्ड परकियाबाई बोलते थे गांधी को, अगर आप हिंदी इसका रूपांतरण तो फिर बिहार में बोलेंगे, तो राजीव सर, जो लैंग्वेज देवेंद्र जी ने यूज की, फिर नाना पटोले साहब की लैंग्वेज का आप क्या कहेंगे? फिर तो उसका भी स्वागत कर लीजिए, क्योंकि अगर वो इतनी मान्य है तो। नहीं, नाना पटोले जी किसी व्यक्ति, दो प्रकार के लोग हैं। मैंने कहा ना कि औरंगजेब, कसाब के लिए एक इस्तेमाल करना एक शब्द, और मैं आपके लिए, विपिन जी के लिए शब्द इस्तेमाल करूं, या हमारे सम्मानीय वरिष्ठ पत्रकार जो है सतीश सिंह जी के लिए शब्द का इस्तेमाल करूं, दोनों में अंतर है। औरंगजेब और कसाब, महाराष्ट्र में कसाब से ज्यादा खतरनाक था औरंगजेब, उसका महिमा मंडन चल रहा है, इसलिए उन्होंने बोल दिया। अगर आप प्राइवेटली बात करेंगे, बाला साहेब ठाकरे क्या कहते थे औरंगजेब के बारे में, उन्होंने जो कहा वो एक वो, लेकिन अगर मैं आपके बारे में शब्द का देखिए मैं राजीव जी, देखिए ठीक है, राजनीति है, चुनाव है, सारी चीजें हैं, सब कुछ है, नारे भी थे, लेकिन अब वो औरंगजेब को कहें, किसी और को कहें, बड़े नेता हैं फडणवीस साहब, यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी उप मुख्यमंत्री हैं, और आगे हो सकता है कोई बहुत बड़ा पद फिर से संभाले वो, लेकिन उनके मुंह से इस तरह की चीजें शोभा नहीं देती। आई थिंक मैं इस पे थोड़ा आपसे एग्री नहीं कर पाऊंगा। खैर, मैं आता हूं यहाँ पे सचिन सावंत साहब के पास। सचिन जी, उन्होंने तो फिर भी, अब मैं यहाँ इनका तर्क इस्तेमाल करता हूं कि उन्होंने तो जो भी कहा, चलिए एक अलग चीज के संदर्भ में कहा, ठीक है, गलत वो भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो चीज सही है, लेकिन नाना पटोले साहब उससे भी एक कदम ऊपर निकल गए। क्या नाना पटोले जी ने क्या कहा? मैं तो नहीं बोलना पसंद करूंगा यहाँ जी, मैं तो बोलना पसंद नहीं करूंगा यहाँ पे। देखिए, मैंने सुना नहीं नाना पटोले जी ने क्या कहा, तो फिर आपको सुन लेना चाहिए, सुनवा देते हैं, मैं सुनवाने का प्रबंध करता हूं अभी आपको। जी, मैं सुनवा रहा हूँ, निकलवा रहा हूँ, क्योंकि फिर पूरा पैकेज प्ले करना पड़ेगा, पर्टिकुलर हिस्सा आपको सुनवा दूंगा। और पता नहीं, मुझे आश्चर्य लग रहा है कि आपने कैसे नहीं सुना, आप इस डिबेट में आए और आपको वो बात नहीं पता है।
देखिए पहले तो चीज ये है कि आज पूरे कैंपेन में मसरूफ रहते हैं हम लोग, तो डिबेट में आते वक्त बहुत सारे कार्यक्रम करने के बाद आज क्या हुआ ये जानकारी आप ही से मिल पाती है। लेकिन जो भी हो, जहां तक बात है, पहले तो भारतीय जनता पार्टी जब जब चुनाव हारने जाती है, चलिए तब रुकिए, तब मैं सुनवाई देता हूं। हिंदू, चलिए मुस्लिम- आगे हो गया इंतजाम, सुनवा देते हैं पटोले साहब ने क्या कहा। मैं पूछना चाहता हूं, क्या अकोला जिले के ओबीसी के लोग आप बीजेपी को वोट करोगे जो तुमको कुत्ता बोलते हैं? आप बीजेपी को कुत्ता बनाने का समय आ गया है। बीजेपी को कुत्ता बनाने का समय आ गया है। ये इतनी मस्ती में आ गए कि ये किसी को, अब ये तो भगवान हो गए ना। पहले देवेंद्र जी थे। जी सचिन जी, सुन लिया आपने? नहीं, मुझे आवाज नहीं आई सुनने के लिए, लेकिन जो भी हो, गजब है। पहले अब तो चीज मैं ये क्या है कि- बोलूं, मुझे हंसी आएगी इसके बाद। नहीं, हंसी नहीं, सही में नहीं आई। मेरा प्रतिमा ऐसी नहीं है कि मैं झूठ कभी नहीं बोलता इसके बारे में। पहले तो ये है, क्या देखिए, बोलूं सर। हाँ, आप मुझे वो ये चलिए रुकिए, आपको दिख रहा है सामने, टीवी दिख रहा है? हाँ, पढ़ लीजिए सामने, नाना पटोले जी की हाँ, तस्वीर, जो इनको क्या आप पहचानते ओबीसी लोग होंगे। आपको उत्ता कहने वाली बीजेपी को वोट देंगे, यही बताया ना उन्होंने। हाँ, और उन्होंने अगला पढ़िए, ये पढ़िए। हाँ, तो देखिए, पहले तो ये चीज है कि कुत्ता ये शब्द जो इस्तेमाल किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही है सब? ये सब इसलिए कर रही है कि जब भी नहीं, चुनाव उन्होंने हारने किया। का वक्त सर जी उनको- राजीव जी, माफ कीजिए सचिन जी, आप कह रहे हैं कि उन्होंने पहले किया, अब वो गाली देखिए, देंगे तो आप भी गाली भारतीय- देंगे? नहीं, देखिए, पहले तो ये है कि गाली देने का विषय नहीं है। विषय ये है कि इसके बारे में अगर कोई समाज को आप जिस तरह से बोलने की कोशिश करोगे तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। प्रश्न ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी को कहा है, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कहा है। लेकिन जहां तक बात है कि तो भारतीय भारतीय जनता पार्टी जिस क्या तरह से- पत्थरों से बनी हुई है सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में भी तो लोग ही है ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का व्यवहार कर रही है तो उसके बारे में प्रतिक्रिया तो आएगी ही। प्रश्न ये है कि आप इस तरह के ध्रुवीकरण के एजेंडा पे मैं चलोगे। एक सवाल पूछना हाँ, चाहता हूं। नहीं, मैं आप दोनों से प्रधान- एग्री नहीं करूंगा। आई एम सॉरी बोथ ऑफ यू, बीजेपी एंड कांग्रेस। प्रधानमंत्री आप जी खुद अगर कहेंगे। इस बात को ठहराएंगे कि इन शब्दों का इस्तेमाल किसी भी परिस्थिति में सही है, तो मैं सॉरी आपसे एग्री नहीं कर पाऊंगा। विपिन जी, मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ, एक लाइन देखिए सचिन जी बोलिए। माननीय देवेंद्र जी ने जो कहा वो एक अताताई औरंगजेब के बारे में कहा। औरंगजेब महाराष्ट्र की धरती में किसी भी व्यक्ति के लिए कोई दैवत पुरुष तो है नहीं। मैं कह रहा हूं कि उन्होंने उनके मजार के, क्योंकि मजार की एक पॉलिटिक्स चली थी, इसलिए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने ना तो मुस्लिम वर्ग के लिए ऐसा कहा और ना ही उन्होंने ओबीसी के लिए कहा। आज जिस तरीके से नाना पटोले जी ने कहा है, उन्होंने ओबीसी वर्ग के लोगों का मतलब बहुत ही गलत बात उन्होंने कही है, उनका अपमान किया ओबीसी का। कहां से आप OBC का बताइए अपमान किस नहीं स्टेट है। में? चलिए, मैं आप दोनों ही नेतागणों से मैं कहूंगा कि देखिए, गलत तो आप पूरे 1 घंटे बातचीत करने के बाद भी इस चीज को सही तो साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए, चाहे नाना पटोले हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, वो जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, वो जनता के नेता, और जिस जुबान का वो इस्तेमाल करते हैं, उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, उसका उस पर इंपैक्ट आता। दोनों अपनी बात कर सकते थे, वही बात जो कहना चाहते हैं, लेकिन उन शब्दों का इस्तेमाल ना करते तो चल सकता था। बहरहाल सतीश जी, क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना किसी भी तरीके से फायदा पहुंचाता है? क्या इसके बिना आप चुनाव नहीं जीत सकते? देखिए, फायदा तो निश्चित रूप से पहुंचाता है, और अगर नहीं पहुंचाता तो राजनीति नहीं तो हार जीत का अंतर पैदा कर देता है सर। नहीं, देखिए, हाँ करता होगा, तब मैं नहीं जानता कि करता है कि नहीं, लेकिन करता होगा ऐसा लगता है, नहीं तो ये बोलते नहीं। राजनीतिज्ञ तो ऐसा है कि अगर इनको कुछ फायदा ना हो तो अपनी आंखें भी न खोलें, ये आंखें भी न खोलें। दरअसल हमारी राजनीति का इस तरह का स्तर हो गया, जैसे लगता है हर तरफ डोनाल्ड ट्रंप ही घूम रहे हैं। वो भी ऐसी ही भाषा इस्तेमाल करते हो, जीत गए चुनाव, बढ़िया से जीत गए, फाड़ के जीत गए। बात ये है, जो असली मुद्दा है कि पहले के चुनाव में, 19 तक के चुनाव में हमने देखा कि चुनाव आयोग बहुत सक्रिय था, सबको घर बैठा देता था कि 2 दिन तुम्हारा चुनाव प्रचार बंद, तो उसको जवाब तलब कर देता था। ये चुनाव आयोग का सन्नाटा क्यों है भाई? है कहाँ चुनाव आयोग?
चुनाव आयोग कहां है? क्या वो खत्म हो गया? क्या वो डर गया? क्या उसकी वो कुव्वत और ताकत नहीं रही? चाहे जिस भी दल का हो, कोई भी इस तरह की डेकोरम को का उल्लंघन कर रहा है तो चुनाव आयोग कर क्या रहा है? फिर है किस लिए? मुद्दा ये है किसने क्या बोला, ये तो आजकल यही हो ही गया है भाषा। हर कोई यही बोल रहा है और हर कोई का जस्टिफिकेशन है बोलने का। कोई एक आताताई अंग्रेज का आड़ ले लेगा तो कोई ओबीसी को जो आपने शब्द कहा वो कह के उसको आड़ ले लेगा। कोई कह देगा जी बटोगे तो कटोगे। अरे कौन बांटेगा, कौन काटेगा, कैसे, क्या क्या हो रहा है ये? आप इस समझ लीजिए विपिन जी, या सब लोग समझ लें कि इस तरह से देश में जो लोकतांत्रिक चुनाव की प्रक्रिया है, इस पर गंभीर सवाल खड़े हो जाएंगे और भविष्य बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। मैं भविष्य की बात कर रहा हूं, सिर्फ लोकतंत्र की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भविष्य की बात कर रहा हूं। ये बेहद खतरनाक मोड़ पे जा रहा है। ओवैसी को सुन लीजिए, उसी तरह की आवाज, किसी को भी सुन लीजिए। पटोले हैं तो पटोले क्या, वो भी तो इसी तरह से बोल रहे हैं। तो ये जो कंपटीशन चल गया, तो कंपटीशन चलने का मतलब यही है कि इस कंपटीशन में भारतवर्ष के, भारत माता का बहुत बड़ा जो है, बहुत बड़ा नुकसान ये लोग मिलजुल के कर देंगे। जीत जाते होंगे, कभी तो ऐसा बोलते हैं, जानबूझ के ऐसा बोलते हैं कि इसकी चर्चा होगी, आप भी इसको उठा लेंगे, यहाँ पर 4 आदमी कोई डिफेंड करेगा, कोई उस पर हमला करेगा, तो जो भी करेगा, लेकिन निर्विकार भाव से निहितार्थ देखते हुए चुनाव आयोग को एकदम से कार्रवाई करना चाहिए। चाहे जितना भी बड़ा आदमी हो, घर बैठाओ उसको, बैठाओ उसको। जी, भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए और इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। AIMIM से पवन राव अंबेडकर साहब जुड़ गए। सर थोड़ा लेट हो गए आप आने में, हालांकि अभी सतीश जी ने जिक्र कर दिया, ओवैसी साहब के भी वचन हम सुना चुके हैं। कुछ कहेंगे आप इस पर कि ये भाषा जो प्रयोग करते हैं, चाहे आपके ओवैसी साहब हों, चाहे वो किसी का जवाब दे रहे हों देवेंद्र जी का, चाहे फिर वो पटोले साहब हों, क्या ये शब्द शोभा देता है आप लोगों को जो समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, अलग अलग वर्गों का ही सही? विपिन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। विपिन साहब, हमारी भाषा बहुत ही मर्यादित है और संवैधानिक है। हमने जिस भी भाषा का इस्तेमाल किया हमको है, तो नहीं लगा सर आज सुन के, आपको भी सुनवाएं। अब अभी आप सब लोग लेट आ रहे हैं थोड़ा थोड़ा, तो अब वो दोबारा बार बार सुनवाना पड़ रहा है, अच्छा भी नहीं लग रहा है। विपिन साहब, हम दिन भर से यही सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हमारा काम ही यही है। लेकिन जो आप भाषा इस देश में अब देख रहे हैं, उस भाषा की जो शुरुआत हो रही है, उस भाषा को आप पूरी तरह से आकलन करेंगे तो ये पाएंगे कि ये जो भाषा का इस्तेमाल है लोकतांत्रिक ढांचे के आधार पर नहीं है। ऐसा लग रहा है कि इस देश में लोकशाही नहीं है, इस देश में राजशाही है, जहां पर तलवारों के आप ये, दम पर। अच्छा एक मिनट सर, एक मिनट, अगर बात करेंगे तो फिर हम भी पूरे धरातल पे एक जैसे धरातल। आपने कहा कि अब जो भाषा देख रहे हैं, मैं बिल्कुल उसके पक्ष में नहीं हूं, लेकिन फिर आप मत भूलिए कि आपके अकबरुद्दीन ओवैसी अब नहीं, तब से उस भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो कोई नहीं सुनेगा, कोई भी नहीं सुनेगा। तो ये मत बताइए कि अब ऐसी है तब ऐसी। भाषा बिगाड़ने में कोई पीछे नहीं रहा है आज तक। विपिन साहब उनकी भाषा में क्या है? उन्होंने कौन सा ऐसा वक्तव्य दे दिया जिससे लग रहा है उन्होंने जिस भी बात को रखा है? जब हम सौहार्द की बात करते हैं तब ये पुलिस को आगे लाते हैं, लाठी डंडों से पिटवाते हैं। हम कह क्या रहे हैं? हम सर अब सौहार्द की आप बात क्या कर रहे चाहते हैं कि मैं वो सब चीजें यहां बोलूं जो अकबरुद्दीन ओवैसी बोलते रहे हैं? वो जस्टिफाई कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि वो क्या कह रहे हैं। विपिन साहब, आप जो बोल रहे हैं वो हमें ना बताइए। हम इस देश के नस नस से वाकिफ है और इस देश में नफरत का जहर कब से बोया गया है और कब से चल रहा है ये हम सदियों से देख रहे हैं। अब आप सदियों पे चले गए, अब आप सदियों पे चले गए। बिल्कुल जाएंगे। जब औरंगजेब पर जाएंगे तो सदियां आएंगी। औरंगजेब की जो बात कर रहे हैं, बेकार बात नहीं सर। अब पवन जी, मैं सोच रहा था आप थोड़ी लॉजिकल बात करेंगे, आप थोड़ी, अब आपने बात को ऐसे सिरे पे डाल दिया, फिर तो सदियों का हिसाब कर लीजिए, फिर तो सदियों का हिसाब कर लीजिए, फिर तो हम लड़ ही लेना आपस में, विपिन साहब, फिर तो हम लड़ ही ले सर। क्यों हम इतनी बातें कर रहे हैं यहाँ पर बेकार की? हम लड़ ले, निकल के बाहर निकल के, आप भी आइए, हम बाहर निकल के आपस में हाथापाई कर लेते हैं। नहीं, बेकार की बात मत कीजिए सर। लॉजिकल बात ही सुनिए। अब लॉजिकल बात सुनिए। जो लोग औरंगजेब को नकार रहे हैं
वो अकबर को अपना जीजा समझते हैं क्या? अकबर को अपना दामाद समझते हैं क्या? जिनके दरबार में 4-4 लोग बैठे हुए तानसेन क्या कर रहे थे? तानसेन मियां, अरे कुछ भी बातें कर रहे, अरे भाई पवन जी कुछ तो सेंस में बात कीजिए, कुछ भी बात कर रहे हैं आप। ये अकबर को क्यों नहीं कोसते हैं? ये कुछ भी बात कर रहे हैं आप। अच्छी बात है कि अकबर को नहीं कोसते हैं, क्यों नहीं उठाते हैं? अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। अच्छा एक मिनट, आप वैसे तो मुझे उलझा ले रहे हैं और दूसरी तरफ निकाल के ले जा रहे हैं, लेकिन अकबर को नहीं कोस रहे हैं, किसी और को कोस रहे हैं, तो वो अच्छी बात है, बल्कि बढ़िया चीज है कि भैया हम किसी को उसके धर्म के नाम पर, उसकी जाति के नाम पर, उसकी टैग के नाम पर नहीं कोस रहे हैं, उसके व्यवहार के नाम पर कोस रहे हैं। उसने गलत किया है तो कोसेंगे, उसने अच्छा किया है तो अच्छा बोलेंगे। अकबर इनका जीजा और दामाद था क्या? अरे क्या भाषा, आप भी आप डिबेट में आके गलत बातें कर रहे हैं। हम भाषा की मर्यादा की बात कर रहे हैं, आप यहीं पे उल्टी सीधी। रुकिए थोड़ी देर रुकिए। नहीं, आप कुछ भी बोलिए, ऐसा नहीं। सौरभ दुबे क्या हो रहा है ये? तथ्यों के आधार पर विपिन साहब, क्या तथ्य सर? कौन से तथ्य, कैसे तथ्य? मैं तो अभी की बात कर रहा हूं। मत गड़े मुर्दे उखाड़िए, फिर उसके लिए अलग डिबेट करनी पड़ेगी, उसके लिए अलग डिबेट करनी पड़ेगी। दिक्कत ये है। औरंगजेब की, चलिए मुझे लग रहा है आप टाइम निकाल, आता हूं आपके पास भी आता हूं। औरंगजेब, अकबर सबकी बात करेंगे। सौरभ दुबे जी देखिए विपिन जी जिस प्रकार से अभी हमने सुना पवन राव जी को, और देखिए जिस प्रकार से वो यहीं डिबेट के अंदर ही शब्दों की मर्यादा खो रहे हैं, भाषा की गरिमा का उनका ध्यान नहीं है, और वो अभी तो बात कर रहे थे लोकतंत्र की, कह रहे थे लोकतंत्र लगी नहीं रहा, राजशाही आ गई है। पवन साहब हमने ना, आप डिबेट में लेट आए हैं, हमने बिना इन शब्दों का इस्तेमाल किए डिबेट कर ली अभी तक। मर्यादित डिबेट करिए, डिबेट की मर्यादा हमने बिना इन शब्दों का इस्तेमाल किए डिबेट कर ली अभी तक। एक मिनट मंचों पर तो एक मिनट सौरभ जी, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट में आ रहा हूं आपके, एक मिनट दीजिए मुझे। पवन जी एक मिनट सुनिए, आप लेट आए हैं, सावंत साहब आ गए यहाँ पर हमारे बीजेपी के मित्र आ गए, बिना कोई गलत शब्द का इस्तेमाल किए उन्होंने पूरी बात समझ ली, ना उसको दोहराया ना बोला। हम कोशिश कर रहे हैं कि ना हो, लेकिन अब आपने तो सिद्ध कर दिया कि आपको इस समय मजा आ रहा है। विपिन साहब नहीं मत बोलिए सर, सिद्ध की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जो सच्चाई वो बता रहा हूं। औरंगजेब की मजार पर कुत्ता भी नहीं करेगा, ये क्या है? ये कौन सी भाषा है? ये आप इसको सही भाषा मानते हैं? देखिए विपिन जी मैं इसका जवाब दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं। हाँ दीजिए सौरभ जी दीजिए, मैं तो नहीं बढ़ना चाहूंगा इस चीज में। देखिए मैं सबसे पहले तो ये कह रहा हूं, जिस प्रकार से अभी सतीश जी ने भी बताया, तमाम लोगों ने, कि जो भाषा की मर्यादा हम खोते जा रहे हैं, जो अपने शब्दों की गरिमा है, शब्दों का चयन है, वो दिन प्रतिदिन उसमें गिरावट आ रही है। निश्चित रूप से ये सभी पार्टियों के नेताओं के अंदर तो है, और ये जो राजनीतिक सूचिता की हम बात करते हैं, ये दिनों दिन खराब हो रही है। मामला आगे चल करके तब खराब होगा जब युवा पीढ़ी इसके अंदर आएगी और वो इससे बढ़ चढ़ करके गालियों से बात करना शुरू करेगी। मैं तो पहला निवेदन ये करता हूं कि कम से कम डिबेट को गंभीरता से बनाया जाए, गंभीरता डिबेट के अंदर बनाई जाए। देखिए मैं मुझे याद है कि जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उस समय सोनिया गांधी जी ने एक बहुत ही कड़े शब्दों का प्रयोग किया था इंग्लिश वर्ड में, मैं उसको यहाँ पर दोहराना नहीं चाहता। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जवाब ये था कि देखिए सोनिया गांधी जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी, हमारे बीच में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उन मतभेदों के चलते आप इतने कड़े शब्दों का अगर प्रयोग करेंगी तो ये निश्चित रूप से पूरी राजनीति के लिए, पूरी राजनीतिक पार्टियों के लिए ये निश्चित रूप से इसमें गिरावट वाली बात हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात देखिए 2004 के बाद से लगातार हमने ये जो व्यक्तिगत व्यक्ति को लेकर के जब टिप्पणियां की जाती हैं उसमें कितनी गिरावट आई, ये तो हमने 2004 के बाद से देखा। एक मौत का सौदागर जब शब्द आया, मौत के सौदागर के बाद जो है तमाम तरह का नीच कहना, ये कहना, मैं उन गालियों को दोहराना नहीं चाहता डिबेट पे, लेकिन उन शब्दों को अगर वो लगातार बढ़ाने का प्रयास जो है कुछ भी पार्टियां, कोई भी पार्टी के नेता अगर वो करना चाह रहे हैं, तो क्या वो आने वाली पीढ़ी के लिए क्या दे करके क्या थोपना चाह रहे हैं? उनसे आने वाली पीढ़ी क्या सीखेगी? अगर आपको टेलीविजन पे आपके भाषण लोग सुन रहे होंगे तो वो आपसे क्या सीखेंगे, पहली बात। दूसरी बात देखिए, अभी बात की गई कि भैया जब व्यक्तिगत आप किसी जैसे योगी जी हैं, अभी लगातार हमने देखा कि पूरे चुनावी दौरे में योगी जी पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो बहुत ही सीनियर है, वरिष्ठ हैं, हम सब उनका सम्मान करते हैं, और वो अपनी जो है मतलब एक आयु होती है उसके जो है हाईएस्ट लेवल पे हैं, और वहां से अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे योगी जी के लिए, संतों के लिए, साधुओं के लिए, या फिर सनातन के लिए, तो निश्चित रूप से वो देखिए क्रिया की प्रतिक्रिया तो होती है। हालांकि क्रिया की प्रतिक्रिया मर्यादित होनी चाहिए, मैं इस बात से हमेशा सहमत रहता हूं और लोगों को भी कहता हूं कि आप भी मर्यादित होकर के क्रिया की प्रतिक्रिया दीजिए।
अभी जिस प्रकार से एक बात कही गई कि औरंगजेब को लेकर टिप्पणी की, औरंगजेब इस देश का दुश्मन था। औरंगजेब को भाई मुस्लिम भी अपना गुरु नहीं मानते, औरंगजेब को मुस्लिम भी धिक्कारते हैं। ये तथाकथित जो स्कॉलर बैठ जाते हैं, प्रवक्ता बैठ जाते हैं, मुस्लिम के ठेकेदार बैठ जाते हैं, इनको छोड़ करके मेरी काफी मुस्लिम मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, उनसे बात होती है, वो तो कहते हैं यार औरंगजेब, बाबर, ये सब को छोड़ो, हम तो इनके वंशज ही नहीं है, हमारी बात करो इसमें। तो ये जो लोग हैं, जब ये औरंगजेब को बचाने के प्रयास में व्यक्तिगत रूप से पार्टी के ऊपर हमला कर देते हैं, पार्टी के नेताओं के ऊपर हमला कर देते हैं और मर्यादित हो जाते हैं इस कदर कि बताइए अभी जो आप एक शब्द सुना रहे थे, ठीक है सचिन, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जानबूझ के नहीं बोलना चाह रहे हैं। राजीव जी, सचिन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है शब्द है कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नहीं बोलना चाह रहे उसको। ठीक है, 10 सेकंड में बोल लीजिए अपनी बात, गलत मत बोलिएगा कुछ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं विपिन साहब, मेरी भाषा एकदम सभ्य और शालीन है। अब दुबे साहब जो बात कह रहे हैं ना, दुबे साहब वन साइडेड है। अगर ये राजनीतिक विश्लेषक हैं तो इनको इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिए कि कपड़ों से पहचाने जाने वाला जो शब्द है वो किसने बोला, जर्सी गाय किसने बोली। वैसे मैं कांग्रेस का नहीं प्रवक्ता, लेकिन भाषा की बात आ रही है तो जर्सी गाय कौन बोलता है? जर्सी गाय क्या होता है? रेन कोट क्या होता है? मैंने इसीलिए कहा पवन साहब आप लेट आए, शुरुआत हुई थी यहाँ पर राजीव साहब से पहला सवाल पूछा गया था कि भाई इन शब्दों की जरूरत क्या थी। हम यहाँ पर किसी गलत चीज को सही और सही चीज को गलत करने नहीं बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं भाषा की मर्यादा की, और वो कोई भी इस्तेमाल करेगा तो गलत होगी अगर गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। सौरभ साहब, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, वन साइडेड मत होइए। अगर आपने बहुत ठीक है राजीव जी, सचिन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है राजीव जी, परोकारी नहीं कर सकता यहाँ पर भाई। ठीक है, दोनों शांत हो जाइए, दोनों शांत हो जाइए, दोनों शांत हो जाइए प्लीज। राजीव जी, औरंगजेब को मानते हैं ना अकबर को मानते हैं, लेकिन वो कौन से लोग हैं जो अकबर की तारीफ करते हैं? इतिहास गलत पढ़ाया गया। दोनों जने शांत या ऑडियो नीचे। राजीव जी, राजीव जी, विपिन जी, सबसे पहले औरंगजेब के बारे में पूरी दुनिया को पता है, और जो लोग हैं जो आपके, पहले तो मैं उनसे डिबेट भी नहीं करना चाहूंगा। अरे क्या है यार, ये बीच में ये कहां से ले आते हैं ऐसे लोगों को पकड़ के? ये मैंने इनके बीच में मैंने एक शब्द नहीं बोला, जबकि ये साला जीजा सब कर रहे थे। मुझे इनसे बात नहीं करनी है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। यहाँ माननीय सतीश जी बैठे हैं, सचिन भाई बैठे हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। मेरी बात कर रहा हूँ तो सबसे, अरे अभी पवन साहब थोड़ा होल्ड कीजिए प्लीज। पवन जी आपका ऑडियो डाउन करा देता हूँ प्लीज। ऐसे व्यक्तियों के साथ कोई डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करें। मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आपके थ्रू मैं सावंत जी से बात करूंगा। कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं। आ रहा हूँ सचिन जी, आपके पास भी आ रहा हूँ, बारी बारी से आ रहे हैं। राजीव जी फिर सचिन जी, ठीक है। मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। जो अभी AIM के जो अकबरुद्दीन ओवैसी है, उन्होंने कहा था कि 15 मिनट हटा लो तो हम दिखा देंगे, ये पूरी दुनिया को पता है, और इसका रिएक्शन भी हुआ था, केस भी हुए थे। अब मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता। दूसरी बात क्या है कि भारत में बहुत लोग हैं जो अपना सोल बेचते हैं। आपको एक हिस्टोरिकल फिगर थे जोगेंद्र नाथ मंडल, वो जैसे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर भारत के लॉ मिनिस्टर बने थे, वो पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर बने थे, और 1.5 साल में उनको भाग करके प्रवासित के रूप में, स्टेटलेस सिटीजन के रूप में वो कलकत्ता में उनका देहांत हुआ, जोगेंद्र नाथ मंडल जी का। वो भी मन से ना चले गए थे उधर पाकिस्तान की तरफ। औरंगजेब वाले, देखिए देश में 2 धारा तो रहेगी विपिन जी। एक रहेगी शिवाजी महाराज, महाराष्ट्र की अगर धरती से मैं बात करूं तो एक रहेगी छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा, और एक रहेगी उस औरंगजेब जो अताताई था। और जहां तक अकबर की बात है, अकबर भी उतना ही गंदा व्यक्ति था। आपके चैनल पे मैं करेक्ट कर देना चाहता हूं, जो लोग कह रहे थे कि अकबर की पूजा, अकबर वाज एज बैड एज औरंगजेब, औरंगजेब वाज एज गुड एज अकबर। अब जहां तक बात है, इसलिए हमने और अकबर रोड हटाने की बात, और आज ये विषय है, बीच में मत बोलो यार, भाई रुको यार, कंडेम करिए, बीरबल को भी कंडेम कर रहा हूं। पवन जी शांत, उनको बात पूरी करने लीजिए। पवन जी का ऑडियो नीचे फिलहाल, मैं आऊंगा आपके पास तब बोलिएगा। हाँ जी, अपनी बात रख रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए। एक आइडियोलॉजी है, भारतीय जनता पार्टी की एक आइडियोलॉजी है, कांग्रेस की बेटर है कि वो क्लियर किया आपने। यस, हमारी आइडियोलॉजी में मैंने बताया, और भारत में बहुत सारे जोगेंद्र नाथ मंडल अभी भी हैं। हस्र वही होगा जो जोगेंद्र नाथ मंडल जी का हुआ। इस देश में जितने भी दंगे होते हैं, उसमें जो दंगे पर जो एक विशेष वर्ग के लोग जो अत्याचार करते हैं, वो किस पर करते हैं वो जरा देख लीजिए। उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश में, मैं उसका इतिहास जानता हूं, क्योंकि वो आसपास रहते हैं, इसलिए उन पर अटैक होता है। ठीक है। जितने भी लव जिहाद के घटना है, उसमें सबसे ज्यादा हमारी दलित बहनों के साथ अत्याचार होता है। लेकिन ये लोग, चूंकि इन्होंने अपना सोल बेच लिया है, तो उनको बेचने दीजिए। इनका हस्र जोगेंद्र नाथ मंडल जी, उनको पता भी नहीं होगा
ठीक है, व्यक्तिगत नहीं होते, नहीं राजीव जी, व्यक्तिगत नहीं होते, ठीक है। सचिन भाई बोलिए। विपिन भाई, मैं पहले से डिबेट सुन रहा था। पहले तो ये है कि 2014 से राजनीतिक संवाद का स्तर जितना गिर गया है, उसका उत्तरदायित्व भारतीय जनता पार्टी के पास जाता है। और जहां तक बात है कि प्रधानमंत्री जी स्वयं इसके दोषी हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने उन्हीं के भाषणों के ऊपर नोटिस भी जारी किया था। ये पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री जी को किसी को उनके मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष को नोटिस भेजा, लेकिन प्रधानमंत्री जी के भाषणों के बारे में। तो एक भगवत गीता में श्लोक है, यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्तदेव इतरे जना सा यत् प्रमाणम कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते। इसका मतलब है कि जो समाज का श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, जिसका आचरण कैसे होगा, उसी की तरह आचरण उनके भारतीय जनता पार्टी के नेता करते रह रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री जी ने, जैसे अभी ये पवन जी ने कहा था, मुख्यमंत्री थे तब से ये भाषा शुरू की, जर्सी गाय हो, 50 लाख करोड़ की गर्लफ्रेंड हो, या अभी जो हर एक भाषण में वो हेट स्पीच देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये लास्ट का उनका आखिरी दाव होता है, क्योंकि विकास के नाम पर वोट नहीं आएंगे तो ये हिंदू मुसलमान करना शुरू करेंगे। जैसे अभी उन्होंने कहा था, एक कहते सेफ है, और वो जो अभी योगी जी है, जो अली या बजरंग बली कहते हैं वहां से, या बुलडोजर की राजनीति करते हैं, वो अभी कह रहे हैं बटेंगे या कटेंगे। तो इसके बारे में क्या गलत कहा था? कौन सा हिंदू संत है जिसने ऐसी भाषा का प्रयोग किया है कभी? महाराष्ट्र संतों की भूमि है, और महाराष्ट्र में आके बांटने की काटने की बात कोई संत ने नहीं की। तो ये उनके बारे में अगर सवाल पूछा जाए तो खड़गे जी ने क्या गलत कहा था? और ये अगर राजीव जी को जानकारी नहीं होगी तो मैं अभी बताता हूं कि योगी की व्याख्या भगवत गीता में क्या लिखी है। उन्होंने कहा है, भगवान स्वयं कहते हैं, सर्वभूतस्थ आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि इक्षन्ते योगो युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना। इसका मतलब है कि भगवान स्वयं कहते हैं कि सभी प्राणी मात्रों में मुझे देखने वाला, सभी प्राणी मात्र यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आ गए, उनमें मुझे देखने वाला, और मैं सभी प्राणी मात्र में हूं। सचिन जी, सुनिए विपिन जी, मैं आ रहा हूं, राजीव जी आ रहा हूं आपके पास, ये योगी होता है। तो सभी तरह से, जिस तरह से द्वेष नफरत की भाषा करने वाला कोई भी योगी हो नहीं सकता, इसके बारे में प्रश्न चिन्ह उठना साधिक लाजमी है। तो निश्चित तौर पर वो उन्होंने गलत क्या कहा। और जहां तक बात है, अभी भी महाराष्ट्र में जो अभी फडणवीस जी ने कहा है, देखिए एमआईएम पार्टी 14 सीटों पर ये कर रही है, सिर्फ चुनाव लड़ रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी लड़ भी नहीं रही है बहुत सारी जगहों पे उनके सामने। तो ऐसे वक्त में ओवैसी जी को लाना, उसमें फिर उसके बारे में औरंगजेब को लाना, राजनीतिक उनका एक मापदंड है, राजनीतिक उनकी एक मेरे ख्याल से एक तरह का। देखिए, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर भाषा, मैं आ रहा हूं राजीव जी आपके पास आ रहा हूं, उनकी बात का जवाब दीजिएगा। लेकिन मैं, क्योंकि पूरी डिबेट तो ये फडणवीस जी ने किया, क्योंकि राजनीतिक रोटियां। ठीक है, गॉट योर पॉइंट सर। सचिन जी, हाँ सुन ली मैंने आपकी बात, लेकिन आपने, अब आप तारीखें ही गिना रहे हैं, तो 2014 के पहले 2007 आई होगी, जब आपने मौत का सौदागर कहा, उनको सोनिया जी ने ही कहा था, रैली में गुजरात के अंदर ही कहा था। फिर कभी जहरीला सांप, कभी रावण, कभी नीच, कभी चाय वाला। तो देखिए, भाषा की मर्यादा तो दोनों तरफ से टूट रही है। मैं किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं भाषा की। जब आपका वक्त होता है आप इस्तेमाल करते हैं, जब उनका वक्त होता है वो इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न यह है कि मैंने इसीलिए कहा था कि प्रधानमंत्री जी अगर स्वयं कहेंगे तो उसका जवाब तो आएगा ही ना। आप अगर अर्बन नक्सल कहेंगे कांग्रेसियों को, कांग्रेस पार्टी को अर्बन नक्सल करेंगे, देशद्रोही कहेंगे, जो भी आपके खिलाफ जाता है उसको देशद्रोही बना दोगे, देश के खिलाफ करोगे, तो इसके बारे में जवाब नहीं देंगे कोई? तो निश्चित तौर पर पहली तो जिम्मेदारी, जवाब देने के कई तरीके हो सकते हैं। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए, मैं भाषा अच्छा 2007 में किसने बोला था जब वो मौत का सौदागर चस्पा किया? तब तो कुछ नहीं हुआ था ना, कि आपने किसी पुरानी वाली चीज का, वो जर्सी गाय का आपने बोला कि इन्होंने जर्सी गाय बोला है तो लिख के रखो, आगे इनको ये बोलेंगे। ऐसा डिसाइड होता है क्या पार्टियों के अंदर? पहली चीज ये है कि मौत का सौदागर, ये शब्द की तुलना जर्सी गाय से कैसे की जा सकती है, मुझे नहीं पता। नहीं की जा सकती है। महिला विशेष को आप जिस तरह से भाषा का प्रयोग कर रहे हो, ये प्रधानमंत्री जी को खुद सोचना चाहिए कि ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड करना कहना, ये उनको शोभा देता है या उनकी गरिमा को कम करता है उस पद। चलिए ठीक है राजीव जी ठीक है, उनकी पार्टी के प्रवक्ता से मैं इसमें क्यों बात करूं? मैंने तथ्यों की बात रखी, आपने जो साल गिनाया मैंने उस साल के हिसाब से बात रख दी। राजीव जी, विपिन जी, मैं दो बातें, आपने मेरी बात जो मैं कह रहा था वो आपने कह दिया, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। कि जिस तरीके से कांग्रेस के एक सेशन में जो मणिशंकर अय्यर जी ने कहा कि ये चाय बेचने वाला नीच व्यक्ति है, भारत की जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया। आज वो जिस तरीके से योगी जी को गाली दे रहे हैं, उनको मुबारक हो, देश की जनता इनको जवाब देगी। और मैं बता रहा हूं, जहां तक सचिन जी ने कहा कि योगी कौन होता है, सब प्राणी मात्र में देखे, लेकिन उसी श्रीमद् भागवत गीता में आपने ये नहीं देखा कि भगवान कृष्ण ने कहा
कि विधर्मियों का नाश करो, ये योगी का भी काम है। भारत में मैं तो बटोगे तो कटोगे नारे की बात कर रहा हूं धर्म कि के बारे में आप गलत मत लोगों ने करो। काट दिया देश धर्म को, के बारे में आपकी भी पार्टी देखिए, ने देश को आप तो काट धर्म दिया। की ठीक है, बदनाम कर रहे हो। ठीक है। आप तो धर्म को भी देश को बदनाम कर काट रहे हो। दिया। हिंदू धर्म के सचिन खिलाफ जी, अगर आपने कोई देश ठीक है, को ठीक है, काट सतीश दिया। जी। पार्टी है सचिन जी, आपने तो देश गलत को तरीके से काट हिंदू दिया। धर्म को बदनाम करने का आपने- काम कर रहे हो। आपने वोट के लिए, अगर वोट मुझसे के लिए- चाहोगे ठीक है, राजीव जी, सचिन जी आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं, अब आ रहे हैं। अब इनका जरा इस भाषा का निहितार्थ देख लेते हैं। मैं सतीश जी के पास जा रहा हूं। सतीश जी, विपिन जी, मुझे मौका नहीं दिया आपने। सचिन जी के बीच में मैंने एक शब्द नहीं बोला, मैं एक ही लाइन कह रहा हूं। जी कांग्रेस बोलिए। पार्टी ने जो बांटने और काटने का काम किया, 30 लाख से ज्यादा हिंदू कटे थे 1947 में कि नहीं? देखिए, 1989 में कश्मीर में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ या नहीं? नहीं, मैं बताता हूँ उसके बारे में। विपिन जी, नहीं, मैं आऊंगा। सचिन जी, फिर आप दोनों लड़ते रह जाएंगे। रुक जाइए, आइएगा। नोट करके रख लीजिए, तो लड़ना नहीं है ना, जवाब देना पड़ेगा। सिर्फ लड़ना नहीं है ना सचिन जी। एक स्टेटमेंट दूंगा मैं। राजेंद्र प्रसाद जी ने खुद वहां पत्र लिखा है तत्कालीन गृह मंत्री जी को। ये देखिए, इतिहास का भाग है कि आरएसएस मुसलमानों के बीच में जाकर दंगे फैला रही है। ये राजेंद्र प्रसाद जी ने तभी कहा था। तो ये आरएसएस वाले जब भी जाके हिंदू मुसलमान दंगा करना, नहीं, इतिहास के संदर्भ निकाल के देख रहे होंगे। खैर, सतीश जी, इसका एक आकलन दूसरा है, क्योंकि हम भाषा की बात कर रहे हैं, कब कब क्या टिप्पणियां की गई है उसकी बात कर रहे हैं, उसके प्रभाव की बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। 2007 गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले सोनिया गांधी जी का जो सौदागर वाला स्टेटमेंट, उसमें यह हुआ कि कांग्रेस को स्टेटमेंट भारी पड़ा और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बात गई। उसके अलावा गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे बेईमान, ये वो उसी समय का है। वो पूरा जो सेंटेंस था कि झूठे हैं, बेईमान हैं, मौत के सौदागर हैं, और वो पूरे सेंटेंस में से मौत का सौदागर उठाया गया। 2014 में मणिशंकर अय्यर साहब ने कहा कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बनेगा क्या। उसके आगे पीछे भी ढेर सारी लाइनें थी, लेकिन उसकी एक लाइन ये। राहुल गांधी ने कुछ इस तरह की बात कही थी, जहर की खेती, बाद में उन्होंने खून की दलाली, ये सब भी जोड़ दिया। तो जो मुझे विश्लेषण दिख रहा है, मणिशंकर अय्यर ने 2017 में नीच इंसान, ये चीजें जब बोली गई कांग्रेस की तरफ से, तब उन पे उल्टी पड़ी और उसका फायदा उल्टा बीजेपी को हुआ। क्या इस तरह के समीकरण भी चलते हैं इन चीजों में? अब एक ही चीज कोई कहे तो कई बार वो रिवर्स होके भी आती है, बूमरैंग भी करती है। भारतीय जनता पार्टी इसका ज़्यादा उस्ताद है। किसी चीज़ को तिल का ताड़ बनाने में भाजपा का कोई सानी नहीं है। कांग्रेस वाले तो बहुत अच्छा काम भी करे तो उसका वो फ़ायदा नहीं ले सकते, उनकी में है ही नहीं। मैं तो कहता हूँ कि कांग्रेस जब चुनाव जीतती है तब मुझे आश्चर्य होता है, हारती है तो कभी होता ही नहीं। तो भाजपा तिल को ताड़ बनाना जानती है, कौन किसी चीज़ का कैसे फ़ायदा उठा ले। ये पब्लिसिटी, प्रोपेगेंडा, झूठ सच, इसमें भाजपा का कोई मुकाबला है नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अभी आपने मणिशंकर की बात की, फिर आप ओवैसी की भी बात करें। हमको आज तक, अभी तक मैं इस बात पे क्वेश्चन मार्क है मेरे माइंड में कि ये दोनों लोग, इन लोगों के तार कहाँ जुड़े हुए हैं, क्या है इनकी प्रतिबद्धता। आप इस चीज़ को समझ लीजिए, इनकी प्रतिबद्धता क्या है। क्या ओवैसी पर भाजपा से मिले होने का आरोप नहीं लगता था? क्या आप कांग्रेस के अंदरूनी सर्किल में घूम जाइए तो आपको पता चलेगा कि मणिशंकर अय्यर करीब 1 दशक से कांग्रेस लीडरशिप से नाराज चल रहे हैं। तो बहुत तरह का भाजपा इसको भुना लेती है। भाजपा संगठन में, प्रचार में, बातों को उठाने में, पकड़ने में, चढ़ाने में, गिराने में उस्ताद है। वो उन्हीं चीज़ से हमला करती है जिस पर आप उसको हमला करते हैं या आपको हमला करने नहीं देगी। ये आप जान लीजिए। अभी क्या हुआ, अभी आप लोग कम्युनल क्वेश्चन पर चले गए, भाषा पे बात हो रही थी, आप चले गए उसके ऊपर। तो भाजपा को तो ये फायदा पहुंचाएगा, ये घाटा कहाँ देगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसी में मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। देखिए, बात क्या थी कि संविधान, आरक्षण, ये सारी बात 2024 के चुनाव में हुआ है कि नहीं, कि कास्ट सेंसस कराइए, फलाना ठिकाना। अब भाजपा क्या आरोप लगा रही है कि ये जो है, ये आपका आरक्षण छीनने जा रहे हैं, उल्टा बोल रही है। तो ये सब तरीके हैं लड़ने का। लेकिन इस मैं एक बात मुझे बोलने दीजिए। देखिए, मेरा बस कंसर्न एक ही है,
और ये कंसर्न है कोनो चुनाव जीत जाए क्या कर लेगा, कुछ तो नहीं। आज आपको चर्चा करनी चाहिए थी विपिन जी कि 14 महीना में सबसे ज्यादा आज महंगाई दर हो गया, ये सब पर होनी चाहिए ना बात। वो भी करके निकले सर, वो भी कर लिया, एक शो कर लिया वो इत्तेफाक से। ये अलग शो है जी जी। अरे आप इन सब सारी चीजों पर ज्यादा बात कीजिए तो ये सब बात जो है दब जाएगी, जनता को भी समझ में आएगी ये बातें। मोटी बात ये है, इससे सबसे ज्यादा नुकसान आपके देश को होगा। जो कुछ भी हो रहा किसी भी दल का हो, चाहे वो पटोले हो, चाहे वो कोई हो, चाहे कोई हो, है कि नहीं। ये जो AMIM के प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, यहीं पर आके बोल रहे हैं, आप सोच लीजिए क्या इनके दिमाग में बैठा हुआ है। यही सब कौन जी आ रहा हूं आपके पास। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात जो सतीश जी अभी कह रहे हैं कि सतीश जी ने एक बात कही और उसका मैं राजनीतिक विश्लेषण ही कर रहा हूं। सौरभ आपके पास आ रहा हूं। जो बात सतीश जी को समझ में आ गई कि उनकी कांग्रेस की कोई भी टिप्पणी हो उसका बीजेपी एक फायदा उठा लेती, मैं उनके हिसाब से बात कर रहा हूं। तो ये तो राजनीतिक चीजें हैं। ये बात जो सतीश जी समझ रहे हैं, आप और हम भी समझ रहे हैं, कांग्रेस की समझ में नहीं आती है। देखिए, मुझे तो लगता है बिल्कुल कांग्रेस की समझ के ये बाहर है कि जिस प्रकार से हमने देखा कि एक बयान था सोनिया गांधी जी का, उसके बाद क्या क्या प्रभाव पड़े, जिस प्रकार से मणिशंकर अय्यर जी का बयान था उसके बाद क्या प्रभाव पड़े, जिस प्रकार से एक बयान आया था कि जो हुआ सो हुआ सैम पित्रोदा का, उसके बाद क्या असर हुआ कांग्रेस का, और लगातार पिछले चुनाव के अंदर, लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा। तो सतीश जी का जो विश्लेषण है वो बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस को लेकर के कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए कि जो उसकी भाषा की मर्यादा, भाषा की गरिमा उसके नेता खो रहे हैं दिन प्रतिदिन। जो प्रवक्ता तो इतनी अच्छी हमें गीता की पंक्तियां सुना रहे हैं बैठ करके, लेकिन काश वही पंक्तियां अगर ये आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को सुना देते, जो लगातार भगवा को जो है भगवा पे टिप्पणी कर रहे हैं, साधु संतों पर टिप्पणी कह रहे हैं कि भगवा पहनने वाले को तो राजनीति में आना ही नहीं चाहिए, उसको तो अपना काम करना चाहिए। अगर इस प्रकार की टिप्पणियां लगातार भगवा को लेकर के की जाएंगी। और सुनिए, उलेमाओं का एक पत्र आया है महाराष्ट्र में। उलेमा जो एक वो संगठन है उलेमा संगठन ने इनको एक पत्र लिखा हुआ है जिसमें तमाम ऐसी नाजायज मांगे उन्होंने रखी हैं, शर्तें, 17 शर्तें। कुछ शर्तें तो इसमें देश के खिलाफ भी हैं। और वो सोचिए कि वो कितना बड़ा विषय है जिसको कांग्रेस पार्टी अभी तो छुपा रही है, दबा रही है, किनारा कर रही है उससे। और रही बात, देखिए बटेंगे कटेंगे अगर आप बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं 1931 में महात्मा गांधी ने कहा था, उनका बयान था बाकायदे कि हिंदुओं को इस देश में बांटने की साजिश हो रही है। तो क्या महात्मा गांधी सांप्रदायिक हो गए क्या? अगर अंग्रेजों को, अंग्रेज जो है वो बांटने के लिए, हमको डिवाइड एंड रूल करने के लिए आए थे, ये पाठ्यक्रम जो है और इस भाषण को तमाम जो है प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी भाषणों में कहते थे, तो क्या पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी? चलिए ठीक है, देखिए भाषा की बात हो रही है। नहीं, मुझे ब्रेक लेना है, मैं ब्रेक के बाद और समय मिलेगा, लेकिन भाषा की अगर बात ही हो रही है, अगर आपको अपने मैसेज ही देने हैं तो बटेंगे कटेंगे भी कहा जा सकता है, एक है तो सेफ है भी कहा जा सकता है। अंतर शायद समझ में आ गया होगा। एक दोनों ही पार्टी, एक प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं, उन्होंने भी एक बात को कहने का तरीका पकड़ा, एक योगी साहब ने भी कहा, जिसको जिसकी बात समझ में आई हो, कुछ भी उसके पीछे तर्क दिए जा सकते हैं, विश्लेषण हो सकता है, घंटों डिबेट हो सकती है। चूंकि बात भाषा की है इसलिए मैंने ये लाइन यहां पे इस्तेमाल की। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इस चीज को कंक्लूड करेंगे कि क्या गिराकर ही भाषा हम चुनावों में आगे बढ़ेंगे। अगर ये भाषा अच्छी भी हो तो भी चुनाव जीते जा सकते हैं, क्योंकि जैसा अभी शायद सतीश जी ने ये बात कही कि बात देश की है, हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ियां क्या सीखेंगी, क्या वो भाषा की मर्यादा का पालन करेंगी। तब छोटा ब्रेक के बाद बातचीत जारी है। चुनाव अड्डा में आज सियासी घमासान के बीच नेताओं की जुबान कैसे बिगड़ रही है उस पर थोड़ी बात हो रही है। राजनीतिक पारा इतना ज्यादा क्यों चढ़ गया कि जुबान पिघलने लग गई है। खैर, बहुत सारी बातें ब्रेक से पहले हुई, मूल मुद्दा अभी भी वही है कि क्या भाषा की मर्यादा को लांगे बिना हम राजनीति नहीं कर सकते। तमाम तर्क वितर्क उसके बारे में हो रहे। पवन साहब, जब सतीश जी कुछ कह रहे थे आपने बार बार हाथ उठाया, सॉरी मैं उस समय नहीं आ पाया आपके पास, लेकिन बी टीम है ओवैसी साहब की, बीजेपी की, ये बातें अक्सर होती हुई आई हैं। क्या भाषा के जरिए, क्या अपने बयानों के जरिए आप यही काम करते हैं? विपिन साहब, सतीश साहब ने थोड़ा विश्लेषण और करना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी आज तक अपने से भाजपा की बी टीम का टैग नहीं उतार पाई। सतीश साहब ने पूरा विश्लेषण जो किया है वो अभी अधूरा है।
मैं सतीश साहब की बात को थोड़ा सा रोकूंगा। मैं आना चाह रहा हूँ, राजीव साहब ने जो है जो विषयांतर बात कह दी जोगेंद्र नाथ मंडल साहब के बात में, उसको मैं रखना चाह रहा हूँ। 3 विषय उन्होंने उठाए, मैं शांति से अपनी बात रखना चाहता हूँ, उम्मीद है कि मेरी बात को सुनेंगे। पहला विषय जोगेंद्र नाथ मंडल साहब, 1946 में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव हो रहा था, और आजकल भारतीय जनता पार्टी के आइडियल मैन हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि इस देश में अछूतों और महारों के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सारे खिड़की और दरवाजे हमने बंद कर दिए। बाबा साहब को हम इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में घुसने नहीं देंगे। ये इतिहास शायद राजीव साहब को नहीं पता। जोगेंद्र नाथ मंडल साहब बंगाल से शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन से जीत करके आए थे, और जोगेंद्र नाथ मंडल साहब की मेहनत की वजह से ही बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य बने और इस देश का ही नहीं विश्व का विशालतम और महानतम संविधान बनाया। अगला विषय आता है छत्रपति शिवाजी महाराज की बात। ये बड़े डंके के साथ कहते हैं हमारा गर्व है, हमारा गर्व है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जब राज्याभिषेक होना था तो उनका राज्याभिषेक किसी ने नहीं किया। बनारस के गागा भट्ट को ले जाकर के जो है वहां पर उनका राज्याभिषेक कराना पड़ा। मैं बता रहा हूँ बिल्कुल नहीं, ये बाबा साहब के बारे में भी गलत कोट कर रहे हैं और गलत जानकारी दे रहे हैं। केवल गलत, इनको कुछ नहीं पता है, ये कुछ भी आपको कुछ नहीं पता है, आपको कुछ नहीं चलो पता बात है। पूरी कर, ठीक है, अगर गलत भी है, गलत भी एक बार पूरी कर लेने दीजिए, पूरी कर लेने दीजिए, फिर उसका बता दीजिएगा क्या गलत है। मेरी बात सुनिए राजीव। चलिए तीसरी बात, 2 बात आप बता चुके, तीसरी बात। तीसरा विषय, इन्होंने कहा कि मैं अकबर को जो है नहीं मानता हूं, अकबर को कंडेम करता हूं। अकबर के दरबार में जो 4 लोग मलाई खा रहे थे, राजा तानसेन, राजा टोडरमल, राजा मान सिंह और बीरबल, इनको कंडेम करिए। ये गद्दार हैं। ये अकबर के दरबार में क्या कर रहे थे, इनको कंडेम क्यों नहीं करेंगे? इनको कंडेम करने में इनको जो है ना बहुत हिम्मत जुटानी पड़ेगी। ये तीसरी वाली बात मेरे को आपकी कम समझ आ रही, क्योंकि इसकी बात अब करके नहीं समझ में आएगा। एनीवेज को छोड़ो, अकबर कहां मलाई खा रहे थे? विपिन साहब सच्चाई बोलता हूं, सच्चाई देखिए, सच्चाई बोलिए, अच्छी बात है सर, आप जो बोल रहे हैं हम उसको पूरे ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन बात तार्किक होनी चाहिए, बात में कुछ सेंस होना चाहिए। बिल्कुल तार्किक है, आप पता कर लीजिए। सतीश जी, मुझे सतीश जी से एक सवाल पूछने दीजिए, ये विषय का कोई वैल्यू नहीं है। चलिए, आप मेरे यहाँ 2 प्रवक्ता कह रहे हैं कि आप मिसगाइड कर रहे हैं, उनकी बात सुन लेता हूं कि आप फैक्चुअली क्या सही है गलत कह रहे हैं। ठीक है, ये इतिहास है मेरे सामने। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बाबा साहब को घुसने से किसने मना किया? ये इस इतिहास को भूल जाएंगे। और 1935 में बाबा साहब ने जो कांग्रेस ने पंडित नेहरू ने कांग्रेस ने जो कमेटी बनाई थी, जवाब देना चाह रहा था। 2 लोग कांग्रेस ने बाहर किया था। चलिए एक एक करके राजीव पांडे फर्स्ट, एक एक करके राजीव जी, 1 मिनट, एक एक करके आ रहा हूँ। राजीव जी, आपको जानना चाहिए छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किस आधार पर हुआ है? आपको इतिहास नहीं पता। अकबर की आप बुराई कर रहे हैं उनके चलिए ठीक है, इतिहास आपसे समझ लेंगे। राजीव जी ठीक है, राजीव जी क्विकली, अब समय बहुत ज्यादा नहीं है। राजीव जी, हिस्ट्री में मैं नहीं जाना चाहता। पहली बात यह है कि ये तो अच्छी बात है ना, पूरे देश को एक किया। शिवाजी महाराज जब, अरे पवन साहब 1 मिनट, अब उनको बोलने दीजिए राजीव जी। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक वाराणसी से आकर के कराई तो अच्छी बात है ना। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पूरा देश एकता को हिंदवी क्यों बीच में है वो? ये विपिन जी इस तरीके आप बोलते रहिए, ठीक है। पवन साहब बोल दिया, पवन साहब उन्हें बोलने दीजिए, फिर ये डिबेट को बिगाड़ना होता है। आपकी बात को मैंने कहा कागा भट्ट ने कराया था, और मैं तो इसके लिए हूँ कि पूरे देश को एक होना था। एक तो ये बात है। जहां तक है, बाबा साहब अम्बेडकर 2 बार चुनाव लड़े, दोनों बार कांग्रेसियों ने उनको चुनाव में हराया और उनकी राजनीतिक पूरी तरीके से किया। अभी बीच में रुकिए, सावन साहब आ रहा हूँ आपके पास भी, आपके पास ही जा रहे हैं वो। अब मैं सतीश जी से एक सवाल पूछता हूँ। सतीश जी से क्या कांग्रेसियों ने नहीं हराया बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव? बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव किसने हराया? कांग्रेसियों ने हराया। क्या जानकारी रखते हैं? इनको कुछ आता जाता नहीं है, इनको इतिहास मालूम नहीं है, इनको इतिहास मालूम नहीं है। देखिए, आप तीनों ही लोग जो बात कर रहे हैं, आप तीनों देखिए, इतिहास को लेकर कहीं ये नहीं लिखा कि ये 100% सच है। तो उसके लिए आप किताबों पे निर्भर हैं। एक किताब कुछ कोट करेगी, दूसरी किताब कुछ कोट करेगी, इसलिए हम उस बात पे जाएं क्यों? चलिए एक एक करके राजीव जी बात कंप्लीट कीजिए। सचिन जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। राजीव जी बात कंप्लीट कीजिए, सचिन जी के पास जा रहा हूं। मैं केवल एक लाइन कर रहा हूं। सतीश जी ने एक बात कही
कि इन्होंने कास्ट और रिजर्वेशन और संविधान की बात की इंडिया गठबंधन में लोकसभा चुनाव में। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी, इन्होंने झूठ बोला। सतीश जी बताइए कि क्या इस देश में कोई भी पार्टी भारत में रिजर्वेशन को खत्म कर सकती है, संविधान को स्क्रैप कर सकती है? यह झूठा आरोप एक राहुल गांधी है जो केवल सुबह उठता है तो झूठ बोलता है, शाम उठता है तो झूठ बोलता है। झूठ बोलने के कारण से उनको कुछ फायदा हुआ, लेकिन वो सारा फायदा खत्म हो गया और अभी आपको हरियाणा के चुनाव में दिख गया और महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में और अच्छे से दिख जाएगा। धन्यवाद। ठीक, मैं इतना ही कहना चाह रहा था। ठीक है सचिन जी। नहीं, पहली आ रहा हूं मैं, सतीश जी आपके पास भी आऊंगा। सचिन जी, भारतीय जनता पार्टी और ये जो सौरभ जी बैठे हुए हैं, ये दोनों एक ही पार्टी के प्रवक्ता हैं, ऐसा ही लगता है। प्रश्न ये है कि इनको ना इतिहास मालूम है ना धर्म के बारे में ज्ञान है। पहली चीज ये है कि ये जो कह रहे थे कि बाबा साहेब आम्बेडकर जी के बारे में, बाबा साहेब आम्बेडकर जी जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का डिवीजन हुआ था तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी चली गई थी, तो इसके वजह से फिर से जितवा के लाने का मुंबई से ये काम, जहां तक बात है, ये कांग्रेस के सपोर्ट से वो जीत गए थे। ये पहली बात है। उनको न्याय मंत्री बनाना देश का और संविधान की रचना करने की जिम्मेदारी, संविधान बाबा साहब को क्यों नहीं रखा गया था? निश्चित तौर पर कांग्रेस। देखिए मुझे क्या लग रहा है, नहीं मुझे क्या लग रहा है सौरभ जी, सचिन जी, राजीव जी, विपिन जी नहीं, हम शायद विषय से बहुत दूर निकल गए। अब देखिए इतिहास की समीक्षा करते बैठेंगे क्या यहाँ पे? ये तो कोई भी दावा नहीं कर सकता यहाँ पे। ये गलत बता रहे हैं। अब वो गलत सही का फैसला कैसे करूं मैं? ये तो इतिहास है ना, कांग्रेस ने चुन के दिया था, इतिहास है। मुंबई से चुन के गए थे वो, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने बाकायदा सबके मुंबई प्रांत तो कोई एक व्यक्ति तो गलत है ना यहाँ, या तो आप गलत है कि वो गलत है, क्योंकि मुझे उतना ज्ञान नहीं है इसलिए मैं बात कह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी तो झूठी है, हमेशा झूठ बोलती है, इनका काम ही है, जैसे सतीश जी ने कहा है। और जहां तक बात है, इन्होंने क्या सतीश जी आपको ये फैक्ट पता है? अच्छा चलिए ठीक है, सतीश जी आपको ये फैक्ट्स पता है क्या? तो आप भी कुछ उस पर रोशनी डाल दीजिए। हमें तो फैक्ट्स पता है, लेकिन फैक्ट्स का आजकल डिस्टॉर्शन चल रहा है। मैं दो ही बात कहना चाहता हूँ। पहला तो राजीव जी का जवाब, क्या ये सच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने चुनाव से पहले संविधान में बदलाव की बात की थी? बस एक क्वेश्चन का आंसर आपको दे दें तो फिर पता चल जाएगा। दूसरी बात, एक मिनट, अरे आप कैसे देंगे? क्या हम फिर जुड़ाने लगेंगे? सुन लीजिए, रिजर्वेशन का जहां तक मसला है, आप लोगों में से हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता है कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों के दोहरे मापदंड थे जब मंडल कमीशन का जो है रिपोर्ट लागू हुआ था। तो आप बोलिए तो इसी पर 1 घंटा डिबेट करेंगे, हमको बहुत कुछ मालूम है। तीसरी बात आप जो कह रहे थे, एक जो बीच में सवाल आया, तो मैं तो आपका उत्तर तो दे दिया, लेकिन ये आप कहिएगा कि ये संविधान की बात, तो ये बगल में हमारे सौरभ जी यहाँ बैठे हुए हैं, क्या संविधान को आरएसएस ने स्वीकार किया था? आरएसएस ने स्वीकार किया था आजादी के बाद जब संविधान बना था। तो क्या भारतीय झंडा को उन्होंने 52 साल तक नहीं फहराया? ये सच्चाई नहीं है? तो क्या बात करेंगे आप? और ये हम कहते हैं कि बहुत अंबेडकर जी में और नेहरू जी में और कांग्रेसियों में बहुत दोस्ती थी, नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। तो सच्चाई को तो सामने रख लीजिए ना। क्या अंबेडकर जी और गांधी जी में ही मतभेद थे कि? ठीक है, चलिए, क्योंकि समय बिल्कुल समाप्त होने जा रहा है, समय समाप्त होने वाला है। सौरभ क्विकली, हार्डली 30 सेकंड 40 सेकंड है मेरे पास। देखिए सबसे पहला सच है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में, आपके पास भी सुन लीजिए, 1925 में जब बना तो तब से जो डॉक्टर केशवराव बलराम हेडगेवार हो, चाहे माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर हो, जो पहले के सरसंघ चालक थे, वो कांग्रेस ही थे भाई। उस समय कोई ऐसा नहीं कि कांग्रेस से विरोध था उनका जो है। और सन 1950 में भारतीय तिरंगा जो है वो नागपुर में लहरा रहा था। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है सतीश जी बहुत विद्वान आदमी, इन्होंने जरूर देखा होगा। हाँ, उस समय एक प्रथा थी कि सिर्फ सरकारी जगहों पर ही जो है वो तिरंगा फहराने का एक प्रावधान था। उस कारण से जो है अगर नहीं फहराया गया होगा। सबसे बड़ी बात देखिए, अंबेडकर जी को भारत रत्न कब दिया गया? 1990 में। ठीक है, समय नहीं रह गया। राजीव जी कंक्लूड कर दीजिए। संविधान दिवस मनाने का काम भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ठीक है, बात कहां की कहां निकल गई सर, कहां की कहां चली गई? राजीव जी आखिरी 30 सेकंड। एक लाइन, नारायण सडोबा कजोलकर जो थे भंडारा से, जो उनके पर्सनल असिस्टेंट थे, उसके थ्रू नेहरू जी ने अंबेडकर जी को चुनाव हरवा दिया। पहली बात। अरे भैया, ये 1952 की बात है। अभी क्यों मत बोलिए? राजीव जी, सचिन जी, सतीश जी पे आता हूं।
चलिए एक दिन एक काम करते हैं, महाराष्ट्र का चुनाव होने देते हैं, महाराष्ट्र का चुनाव हो जाने देते हैं, फिर एक दिन बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ जो सभी मित्रों से मेरा निवेदन है, महाराष्ट्र का चुनाव होने देते हैं, फिर एक दिन आप सभी को स्टूडियो में बुलाएंगे, इतिहासकारों को बुलाएंगे और उस पर 2 घंटे की डिबेट करेंगे। लेकिन आज के लिए मेरे सभी गणमान्य मित्रों से मैं इतना कहूंगा, क्योंकि बात शुरू हुई थी, तमाम लोगों से बात शुरू हुई थी भाषा की मर्यादा को लेकर, तो प्लीज मेरा तो यही कहना है और शायद आप सबका भी ये मानना है, सबकी अपनी अपनी राजनीतिक मजबूरियां होंगी, सबके अपने अपने नेता हैं, उनकी भी होंगी, लेकिन अगर भाषा की मर्यादा को रखकर भी बात की जाए तो भी बात हो सकती है और समझाई जा सकती है। फिर इतिहास की डिबेट जरूर करेंगे, बड़ी अच्छी डिबेट होगी, सारे इतिहासकारों को बुलाएंगे, आप सबको भी बुलाएंगे। फिलहाल आज के लिए आप सभी विद्वानों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।